हेलो मेरे स्टूडेंट्स। इंग्लिश आपका आपके अपने चैनल इंग्लिश एरिना में हम लोग फिर से जुट गए हैं। आप लोगों का स्वागत है। और आज फिर से क्लास 10 का इंग्लिश लिटरेचर एंड सीबीएसई का जो हमारा बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके हम लोग आज पोएम्स पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड फायर एंड आइस। इनके भी इस पोएम के भी पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने जो नेचर और ह्यूमन सेंटिमेंट्स के जो टॉपिक्स ले लेके उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल इंग्लिश लिटरेचर में पोएम्स लिखे हैं, उनके बारे में आज हम लोग उनका उनका लिखा हुआ 2 पोएम जो कि काफ़ी स्मॉल पोएम्स हैं, उनको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा डस्ट ऑफ स्नो। देखिए डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है? तो फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो जो कि पाउडरी टाइप होता है, उसे हम लोग कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 लाइन का पोएम है जो कि बहुत स्मॉल उसके स्टेंजाज हैं। ये पहला स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा, ये हमारा सेकंड स्टेंजा है, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे इसमें राइम स्कीम कैसे है, राइम स्कीम कैसे है इस पोएम का। और फिर इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस कौन से यूज हुए हैं। तो आइए देखते हैं। पहले इसका सेंट्रल थीम समझिए। देखिए लिखा है, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. rued का मतलब होता है रिपेंट करना, अफसोस करना, पश्चाताप करना। तो लिख रहे हैं हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि हाँ, इसमें पहले सेंट्रल थीम समझ लीजिए। सेंट्रल थीम ये है कि ह्यूमन बीइंग्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हमारे नेचर से। जब हम लोग नेचर के क्लोज में रहते हैं तो हमारा बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता है और हम लोग बहुत हैप्पी होते हैं, प्लीज्ड रहते हैं, ग्लैड रहते हैं नेचर के ये में कंपनी में, नेचर के लैप में, उसकी गोद में हम लोग जब आते हैं तो हम लोग बिल्कुल नेचर से हमारा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। और वो नेचर जो नेचुरल इवेंट्स हैं, नेचर की ब्यूटी है, नेचर में जो भी बिखरे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमारे सैडनेस, हमारे डिसअपॉइंटमेंट्स, हमारे जितने भी ये सब नेगेटिव हमारे थॉट्स हैं, उन्हें वो हटाने में कामयाब होते हैं। और वो इतने स्ट्रॉन्ग है नेचर के ऑब्जेक्ट्स जो हमें सुख देते हैं। तो इसी बेस पे ये है पोएम कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो एक बार जो है ये पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं। हेमलॉक ट्री एक ऐसा ट्री है जो कि पॉइजनस माना जाता है। इसमें वाइट फ्लावर्स लगते हैं और वो पॉइजनस है। और बहुत ठंड का सीज़न है। ठंड के सीज़न में क्या है कि पूरे उसके ब्रांचेस पे स्नो जमा हुआ है। और स्नो जमा है, वहीं उस हेमलॉक ट्री में एक क्रो भी बैठा है। तो क्रो ये क्लियर नहीं है, शायद फ्लाई कर रहा है। तो फ्लाई करने में वो जंप करता है, उसमें एक ब्रांच जो है वो शेक होता है, वो काफ़ी उसमें क्विक झटके लगते हैं। और उसके चलते उस ब्रांच के ऊपर में जो जमा हुआ, ये लदा हुआ जो ये है स्नो है, डस्ट के फॉर्म में वो गिर पड़ता है। और वो गिरता है नीचे, हेमलॉक ट्री के नीचे पोएट खड़े हैं और उनके शोल्डर्स पे, उनके हेड पे वो काफ़ी अचानक से गिरता है। तो आगे देखो लिखा है, चिल्ड्रन हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। एंड हार्ट का मीनिंग यहाँ माइंड, हमारे थॉट को, हमारे माइंड को वो चेंज ऑफ मूड ही उनका कंप्लीटली चेंज कर देता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड र्यूड। ऐसा डे जिसपे वो किसी बात के लिए सैड थे, डिसअपॉइंटेड थे, पश्चाताप कर रहे थे,
तो वो उस ये से अचानक से निकल आते हैं। जो ऊपर से डस्ट ऑफ स्नो गिरता है तो उसे अचानक से इन्हें ये अजीब सा झटका जैसा लगता है, अरे ये क्या गिरा, इतनी ठंड वाली चीज़ क्या। तो वो एकदम से अपने पुरानी थॉट्स से, जो कि वो अफसोस या सैडनेस में थे, वो निकल आते हैं और चारों तरफ अपने ये में अपने सराउंडिंग्स के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं और पॉजिटिविटी के साथ में उनका पॉजिटिविटी वाला थॉट्स फिल हो जाता है उनके अंदर। तो वो कॉन्शियस हो जाते हैं और वो तब उस कॉन्शियसनेस में समझते हैं कि अभी पूरा आधा दिन का काफ़ी टाइम, अच्छा खासा समय ऑफ अ डे, सम पार्ट ऑफ द डे अभी भी बचा हुआ है, जैसे मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ पॉजिटिव वे में, और वो उनका डे का जो टाइम है वो सेव हो जाता है, बच जाता है पूरी तरह से वेस्ट होने से। तो यही हमारा पोएम है, यही हमारा पोएम है कि हम लोग नेचर में रहेंगे तो नेचर के ऑब्जेक्ट्स हमें ज़रूर सैडनेस से बाहर निकालते हैं। अब देखिए राइम स्कीम अब इस पोएम का देखिए क्रो। अब हम लोग लास्ट जो भी हर एक स्टेंजा के हर लाइन के लास्ट वाले वर्ड को हम लोग राइमिंग इसका देखते हैं कि कौन वर्ड किसके साथ राइमिंग है। अगर हम लोग क्रो को ए लिखते हैं, यहाँ मैं रेड से लिख देता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह से विजिबल हो। मैं अगर यहाँ ए लिख देता हूँ क्रो को, तो ये मी है, इसके साथ राइमिंग नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको बी लिखेंगे। और स्नो और क्रो राइमिंग है तो इसके लिए भी हम लोग ए ही लिखेंगे। एंड मी एंड ट्री राइमिंग है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे बी। तो हमारा राइमिंग स्कीम हो गया ए बी। और इसी स्कीम में ये भी है, अगर ए माने तो ये बी होगा, अगर फिर ये ए में चला जाएगा और बी में चला जाएगा। मूड एंड रेड एंड हार्ट एंड पार्ट, इस तरह से ए बी ये हमारा राइमिंग स्कीम है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस पोएम में पोएटिक डिवाइस कौन से यूज हुए हैं। तो पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन होता है, सिमिली, मेटाफर, मोनोपुट, सो कई तरह के सब होते हैं। हम लोग और भी देखते हैं, जैसे सिंबोलिज्म होता है ना, कई होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा, तो देखिए ये वाला ये इसमें इस पोएम में पहले सिंबोलिज्म का यूज हुआ है। देखिए सिंबोलिज्म का मीनिंग क्या होता है कि किसी बात की प्रतीकात्मकता, मीन्स सिंबोलिज्म मीन्स, देखिए ये हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है जिसको कि हम लोग अच्छा नहीं मानते। और दूसरी एक और सिंबोलिज्म के एक और है, देखिए यहाँ क्रो है, CROW। सारे पोएम या सारे पोएट्स कह सकते हैं अच्छे सुंदर वर्ड्स को अपने पोएम में इंक्लूड करते हैं, उनका वर्णन करते हैं। जैसे कुकू हुई, जैसे और सिंगिंग बर्ड हो गए, जैसे पिकॉक हो गया, जैसे स्काई लार्क हो गया, उन सुंदर से वर्ड्स को इंक्लूड करते हैं। लेकिन यहाँ जो हेमलॉक ट्री और ये क्रो, ये सिंबलिज्म के ये हैं, यूज किए गए हैं। ये सिंबलिज्म बताते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन है पोएट के लिए, उनके समय के लिए ये अनफेवरेबल कंडीशन है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने कई पोएट्स देखे, है ना। और मेरे पास बुक है। अब हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ और मैं देखिए भूल रहा था। ये देखिए एच से स्टार्ट होने वाले दो, है ना, कॉन्सोनेंट साउंड से, कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होने वाले दो वर्ड्स नज़दीक में एक ही लाइन में है। तो एक ये हो गया, एक है ये सेव्ड है और सम है। इनको बोलते हैं एलिटरेशन, इनको बोलते हैं। एक तो हो गया सिंबोलिज्म, यूज हुआ है क्रो के रूप में, और हेमलॉक ट्री के रूप में, और एलिटरेशन यूज हुआ है
has an heart and saved and some. तो दो मुख्य रूप से यहाँ पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं. अब मेरे पास ये है बुक है, इसका क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देखता हूँ, अगर जो भी पॉसिबल आंसर्स बन सकते हैं. तो लिख रहा है कि दिस पोएम प्रेजेंट्स अ मोमेंट दैट सीम्स सिंपल बट हैज़ अ लार्ज सिग्निफिकेंस. कंपेयर दिस अदर कोटेशन फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ऑलवेज a larger significance. A little thing touches a larger thing. तो छोटी छोटी लिटिल थिंग, छोटी छोटी नेचर की बातें लार्जर थिंग मीन्स हमारे बड़े से इमोशंस को टच करती हैं और उन्हें टच करके एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से भर देती हैं और हमारा लाइफ चेंज हो सकता है, हमारा थॉट्स चेंज हो सकता है. तो क्वेश्चन 1 है कि व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो. तो हम लोग लिखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ स्नो इन द पाउडरी फॉर्म. So that is here written as dust of snow. What does the poet say has changed his mood? The incident of suddenly falling the dust of snow on the poet, है ना, changed his mood from sadness, from negativity, ऐसे कह सकते हैं, from negativity to positivity. And he comes to the consciousness of his surroundings and his whole part of the day is saved. अगला पार्ट इसी का है, how has the poet's mood changed. तो अब मैंने अभी बता दिया कि the poet's mood which was ruining, he was ruining the time of the day, he was filled with sadness and disappointment, है ना. That changed, his mood changed into positivity, and he could now use the rest of the day as in positive activities, so his time is saved. Number 2 देखो, how does forest present nature in this poem. Frost present nature in this poem. The following questions may help you to think of an answer. What are the birds that usually named in the poem? The birds usually named in the poem are cuckoo, next है peacock, next है skylark, etc. etc. Do you think a crow is often mentioned in the poems? No, crows are not normally or usually mentioned in the poems. What images come to your mind when you think of a crow? When I think of a crow, the things, the images that come to my mind is that of some negativity, some unhappy time. It represents. It does not represent a good time or happiness. Number 2, again, what is a hemlock tree? Hemlock tree is a poisonous tree which is not much used by humans. Why does the poet write about a more beautiful tree such as a maple, an oak or a pine? Here हम लोग आंसर में लिखेंगे कि here the poet has mentioned hemlock tree in the poem Dust of Snow because he wants to represent unfavorable or unhappy time or the point of disappointment for the poet. तो ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का. नाउ सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो. तो हम लोग लिखेंगे, वी विल राइट दैट क्रो एंड हेमलॉक इन द पोएम रिप्रेजेंट अ सॉरो टाइम और अनफेवरेबल टाइम फॉर द पोएट. नेक्स्ट पार्ट है इसी का, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट क्रो शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर. So what does the dust of snow? The dust of snow that the crow shakes off the hemlock tree and that falls on the head and shoulder of the poet represents the हम लोग लिख सकते हैं represents the time of
the time of the happiness, the activity that and it changes the poet's mood from negativity to positivity. Next, question number 3. Have there been times when you felt depressed or hopeless? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? तो एक अपने इंसिडेंट के बारे में आप सोच के अपने एक्सपीरियंस से ऐसा लिख सकते हैं और फिर आपका मूड कैसे चेंज हुआ. इस क्वेश्चन में हर स्टूडेंट का एवरी स्टूडेंट्स आंसर मे डिफर अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव गॉन थ्रू. आप जिस एक्सपीरियंस से गुजरे हैं. तो आज का पहला पोएम ये हम लोग का ख़त्म हो गया या पूरा हो गया, डस्ट ऑफ स्नो. अभी हम लोग लेने वाले हैं फायर एंड आइस, जो कि फिर से मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही लिखा हुआ. आइए हम लोग इसको भी समझते हैं. तो फायर एंड आइस देखिए, इस यहाँ भी हम लोग राइमिंग स्कीम समझेंगे. और ये है 1 2 3 4 4 लाइन्स का वन स्टेंजा है एंड 1 2 3 4 5 लाइन्स का हमारा सेकेंड स्टेंजा है. तो 4 and 5 9 लाइन्स का ये पोएम है. फिर भी ये काफ़ी स्मॉल पोएम है, फायर एंड आइस. तो राइमिंग स्कीम देखेंगे. हाँ, यहाँ एक चीज़ देखने लायक है. यहाँ देखिए, फायर जो है हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिज़ायर का. डिज़ायर, इच्छा, जो कि कभी हम लोग की किसी भी आदमी की ख़त्म नहीं होती. डिज़ायर, पावर मीन्स शक्ति, ताकत. उसके बाद ग्रीड, जो कि लालच, वो भी कभी नहीं ख़त्म होती. एंड क्रूएल्टी, और इन्हीं से जुड़े हुए जो हमारी एक्टिविटी है, हम लोग कुछ नहीं देखते जब हमें लालच आती है, हमें पावर की ये हो जाता है, नशा हो जाता है. हमें जब डिज़ायर की जब इंटॉक्सिकेशन होता है तो हम लोग कुछ नहीं सोचते, क्रूएल्टी करने से भी पीछे नहीं हटते. तो ये फायर ये सब रिप्रेजेंट कर रहा है. आइस रिप्रेजेंट कर रहा है इनडिफरेंस को. हर कोल्ड हमारे व्यवहार में भी, हमारे बिहेव में भी कोल्डनेस, दूसरों के प्रति इनडिफरेंस, क्या हो रहा है किसी के साथ, नो सिंपैथी, नहीं कुछ भी सोचना, एकदम अलग अलूफ रहना. हेट भी, किसी को पसंद नहीं करना, किसी से नफरत करना, घृणा करना. एंड इनटॉलरेंस, किसी के व्यवहार को, किसी की कंपनी को बर्दाश्त नहीं करना. तो अब पोएम में ये पोएट कहते हैं, देखिए 4 लाइन्स देखिए. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ लोगों का ओपिनियन है कि वर्ल्ड जो है, हमारी ये संसार, हमारी धरती एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी. इंग्लिश के माइथोलॉजी में उनके कल्चर में एक कहते हैं डूम्स डे. देखिए, ये कहते हैं डूम्स डे, इसी को ख़त्म हो जाएगी. तो एक उर्दू में है ना, उर्दू या फारसी में कहते हैं कयामत का दिन आएगा, और हिंदी में बोलते हैं प्रलय. तो लोगों का मानना है कि एक दिन प्रलय, एक दिन या डूम्स डे या कयामत जरूर आएगी निश्चित रूप से, और धरती एंड होगी. लोगों का मानना, लेकिन धरती एंड कैसे होगी? हो सकता वो फायर में एंड होगी. बहुत सारे लोगों का मानना है. फायर क्या है? फायर है डिजायर, पावर, ग्रीड. लोगों की पावर लेने के लिए कि धरती पे मेरा पहले तो धरती पे किंगडम बने, साम्राज्य बने, फिर देशों पर मेरा अधिकार हो, और इस तरह से बड़े बड़े पावर ब्लॉक्स बनेंगे संसार में. और धरती हो सकता है कि वो लड़के झगड़ के भयानक युद्ध लड़के वो ख़त्म कर दें, धरती एकदम बर्बाद हो जाए. उनके पावर के चाहत में, उनकी ग्रीड, लालच में, और उनके उसके चलते वो क्रूएल्टी करेंगे, है ना. और आज के परिदृश्य में आप लोग जानते हैं मेरे चिल्ड्रन, मेरे स्टूडेंट्स की कितनी भयानक हथियार बन चुके हैं, और पूरे मानवता का ही समूल विनाश करने की क्षमता आ गई है बहुत बड़े बड़े देशों में. तो ये संभव है. आगे देखिए, वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. और कुछ लोगों का कहना है कि धरती आइस में मीन्स हेट में, इंडिफरेंस में, इनटॉलरेंस, कि बर्दाश्त नहीं करना दूसरे के धर्मों को, दूसरे के कल्चर को, दूसरे के कस्टम को,
हम लोग हो सकता है कि ये ना करें, बर्दाश्त ना करें, और उसके चलते हमारे अंदर में ये सब वाइसेस हैं। अच्छी क्वालिटीज़ को चिल्ड्रन कहते हैं वर्चूज, वर्चूज, और बुरे हमारे जो भी क्वालिटीज़ हैं उनको कहते हैं वाइस, VICE। तो वाइसेस के चलते दुनिया बर्बाद हो सकती है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, तो टेस्टेड का मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि क्या जो मेरी एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैं जानता हूँ डिज़ायर के बारे में, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के जरूर साथ में हूँ जो ये सोचते हैं कि धरती शायद फायर में बर्बाद हो जाए। फायर मीन्स वही, फिर से ग्रीड, ग्रीड, पावर एंड क्रूएल्टी एंड डिज़ायर। नेक्स्ट है, तो ये हमारा 4 लाइंस का पहला स्टेंजा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड स्टेंजा 5 लाइंस का देखिए। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर धरती खत्म होने के कगार पे, खत्म होने के बाद भी अगर किसी तरह बच गई, तो सेकंड टाइम में अगर उसे बर्बाद हो जाना है तो वो बर्बाद होगी। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, मुझे लगता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, पोएट कहते हैं, द पोएट सेज दैट वॉट एवर ही थिंक्स इज दैट द सेकेंड कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल अर्थ विल बी हेट। वो नफरत, वो घृणा, वो होगी मनुष्य के अंदर भावना, और उसके चलते धरती खत्म हो जाएगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। जो इनडिफरेंस है हमारा, जो हमारा हेट है, जो हमारा इनटॉलरेंस है दूसरे जातियों, रेसेस के प्रति, दूसरे तरह के लोगों के प्रति, वो दूसरे धर्मों के प्रति, दूसरे तरह के कल्चर्स एंड कस्टम्स वाले लोगों के प्रति, वो भी एनफ होगा इस भयानक भयानक अपहीवल्स लाने में धरती पे, और भयानक वॉर्स। और इस तरह से सेकेंड टाइम धरती जब खत्म होगी तो वो आइस के चलते खत्म होगी। आइस रिप्रेजेंट्स हेट, इंडिफरेंस, इंटॉलरेंस। तो ये भी सफिशिएंट होगा। ये जो आइस है, मतलब जो हेट और इंटॉलरेंस है, वो भी सफिशिएंट होगा धरती के संपूर्ण विनाश, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करने में। तो इस तरह से पोएम हम लोग कंप्लीट कर लिए, इसका मीनिंग समझ लिए। फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब हम लोग इसका राइमिंग स्कीम देखते हैं। ये देखिए, लास्ट वाले हम लोग फायर का देखते हैं, ए लगाएंगे, आइस बी लगाएंगे, डिजायर भी ए होगा, फायर भी ए होगा। तो राइम स्कीम क्या हुआ, ए बी ए। और इसमें देखिए ट्वाइस किसी से भी राइमिंग नहीं है, तो ये हम लोग लिखेंगे सी, लिखेंगे। हेट, हेट देखिए किसी से भी ये नहीं है, तो डी लिखेंगे। फिर आइस है ना, आइस यहाँ है बी, एंड ऑल्सो अ ग्रेड ABC E, एंड सफिस आइस तो बी। चूंकि अलग अलग ये एक्चुअली देखा जाता है एक ही स्टेंजा का चिल्ड्रन, बट हियर दोनों स्टेंजा में अलग अलग राइमिंग है, इसलिए हमारा राइम स्कीम हो जाएगा A B A C D B E B। ये हमारा राइम स्कीम हो गया इस पोएम का, है ना। तो इसमें भी देखिए एलिटरेशन। अब हम लोग पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। एलिटरेशन देखिए, W से बिगिन है, एलिटरेशन का एग्जाम्पल है ना। एलिटरेशन ये देखिए, एलिटरेशन का एग्जाम्पल यहाँ भी है। इस तरह से हम लोगों ने एलिटरेशन देखा। और एंड है, अर्थ है, हम ना ये सब जो ये फायर है, आपने देखा ही कि ये फायर है और आइस है, ये रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब हम लोग देख चुके हैं, डिज़ायर और ये सब हेट। तो ये भी सिंबलिज्म का एक एग्जाम्पल्स हैं। तो अब आइए क्वेश्चन देखते हैं चिल्ड्रन।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते हैं फायर एंड आइस का. There are many ideas about how the world will end. Do you think the world will end someday? Yes, there is a possibility. Whatever is built on this earth, in this universe, one day, एक न एक दिन वो खत्म होगा. One day it will end. So I think a day can come when the earth will be completely destroyed and earth will end. Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? If it becomes very hot and it bursts, then the earth will be destroyed completely. And if it gets colder and colder, then also the earth will freeze completely and nothing will remain on the earth will destroy. तो सेकेंड का देखो, for frost, what do fire and ice stand for? Here are some ideas. तो मैंने ये सब चार तीन वर्ड्स लिख लिए हैं. इस टेबल से आप लोग मैच कर लेंगे. क्वेश्चन 3 देखिए, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ द पोएम? तो यहाँ हमने राइम स्कीम लिख दिया है, और कंट्रास्टिंग आइडिया है कि ये फायर देख ही रहे हैं कि फायर में हमारी अर्थ खत्म हो सकती है, और दूसरा है फायर जो कि रिप्रेजेंट करता है ये हीट को एंड लाइट को, और उसी में वो बर्न होना है ना, पेन होना, ये रिप्रेजेंट करता है. और आइस क्या है? आइस एकदम कोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हमारी ये भी रिप्रेजेंट करता है कि हमारी कोल्ड वाली भावना भी, हमारी इमोशंस इनडिफरेंट, किसी के प्रति सिंपैथी नहीं, इनटॉलरेंस. तो ये कंट्रास्ट कंप्लीट आ गया है ना. इस तरह से ये हमारे पोएम में कंट्रास्ट शो कर रहे हैं. तो इस तरह से हमारा जो ये 2 पोएम्स हैं आज ख़त्म हो रहे हैं, या हम लोग ने कंप्लीट कर लिया. तो अगले दिन कुछ और भी पोएम देखेंगे. और स्टूडेंट्स, मैंने ये सोचा था कि अभी 2 महीने आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक है बोर्ड का, इसलिए मैं लिटरेचर करूँगा, लेकिन बीच बीच में ग्रामर की लगातार डिमांड आ रही है. तो बीच बीच में 1-2 वीडियोस ग्रामर के भी जाते रहेंगे और आप लोगों को हेल्प करते रहेंगे हम लोग. और क्या कहते हैं, उस राइटिंग भी हम लोग करेंगे, तो राइटिंग के फॉर्मेट वगैरह सब देता रहूँगा. तो आज मैं वीडियो ये ख़त्म करता हूँ, है ना. फिर हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. और उसके पहले थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए, मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू.